प्रिय छात्रों, आज हमारा 5वीं यूनिट का अंतिम टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रदेश और प्रादेशिकरण के अंतर्गत प्रदेश का अर्थ, प्रदेशों का वर्गीकरण, उनके वर्गीकरण के प्रमुख आधार, वृहद प्रदेशों के अंतर्गत प्रमुख मध्यम प्रकार के और लघु स्तरीय प्रदेश, और इसके बाद भौगोलिक विभाजन में हमने योजना आयोग द्वारा दिया गया वर्गीकरण भी पढ़ा, संसाधन प्रदेशों के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं पी सेन गुप्ता द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण। पी सेन गुप्ता ने आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया है और इस आर्थिक प्रदेशों के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक प्रदेशों का इन्होंने विभाजन किया है। प्राकृतिक प्रदेशों को आधार मानकर और एक रूपता, उत्पादकता, केंद्रीयता, उत्पादन की विशिष्टता, ऊर्जा की उपयोगिता आदि को ध्यान में रखते हुए 1967 में भारत को 7 मैक्रो प्रदेशों में बांटा। इन प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण राज्यों के प्रवाह तंत्र के अनुसार किया गया। इन प्रदेशों को गुप्ता ने 42 मेसो अर्थात मध्यम प्रदेशों में विभाजित किया, जिनका निर्धारण आर्थिक विश्लेषण के आधार पर किया गया है, और यही आर्थिक विश्लेषण पी सेन गुप्ता का आर्थिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। बहुमुखी योजनाएं नगरीय और औद्योगिक केंद्र मुख्य केंद्रीयता का कार्य करते हैं और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। गुप्ता द्वारा प्रस्तुत मैक्रो और मेसो प्रदेश का जो वर्णन है वो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। हम मैक्रो प्रदेश अर्थात वृहद प्रदेश और मध्यम प्रदेश। पहला मैक्रो प्रदेश उन्होंने बताया उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसमें असम है, मणिपुर, नेफा जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश का भाग है, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको इन्होंने 4 मेसो प्रदेशों, मध्यम प्रदेशों में बांटा। किस तरह से? ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी, निचली घाटी, खनिज युक्त पठार और पूर्वी ऊपरी पहाड़ियाँ। ये सभी मध्यम प्रदेश एक दूसरे से आर्थिक रूप में भिन्नता रखते हैं। दूसरा इनका मैक्रो प्रदेश है पूर्वी प्रदेश, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल है। इसके जो मध्यम प्रदेश हैं उसमें हुगली बेसिन कोलकाता का, दामोदर घाटी प्रदेश, छोटा नागपुर और उड़ीसा का पठारी भाग, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, निचला गंगा का मैदान, डेल्टाई भाग और तटीय मैदान, और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मेसो या मध्यम प्रदेश हैं। तीसरा मैक्रो प्रदेश बताया उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश है, और इसे 3 मध्यम प्रदेशों में विभाजित किया। उत्तरी हिमालय प्रदेश, गंगा का पश्चिमी मैदानी प्रदेश और पूर्वी गंगा का मैदान। मध्यवर्ती या मध्य प्रदेश में पूर्वी एमपी का भाग और पश्चिमी एमपी, छत्तीसगढ़ में बस्तर और केंद्रीय मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये शामिल हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले मध्यम प्रदेशों में पंजाब का मैदान, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दून सहित हिमालय की पहाड़ियाँ, कश्मीर घाटी और इसके आसपास के प्रदेश। छठा भाग बताया उन्होंने पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। अब इसमें जो मध्यम आकार के प्रदेश हैं वो है मुंबई का महानगरीय प्रदेश, मुंबई नागपुर के बीच रेल मार्ग से जुड़ा हुआ प्रदेश, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र मुख्यतः पठारी भाग, पूर्वी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मध्यवर्ती भाग, गुजरात का मैदानी भाग, सौराष्ट्र और कच्छ, ये सारे भाग इसमें किसमें शामिल किए हैं? पश्चिमी मैदानों में।
दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, यमन, गोवा, अंडमान निकोबार, ये सारे द्वीप इसमें शामिल हैं। और इसके अंतर्गत जो भाग हैं उन्हें 10 भागों में बांटा है, जैसे आंध्र का तटीय मैदान, तेलंगाना और रायलसीमा का प्रदेश, मध्यवर्ती दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी तट, मालनाड, मेदात और प्रवाल द्वीप। तो इस तरह से इन्होंने विभिन्न मध्यम प्रदेशों में मैक्रो प्रदेशों का विभाजन किया और इन्हें इन मैप की सहायता से दर्शाने का प्रयास किया। सबसे ऊपर आप ये देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र का भाग, इधर पश्चिमी राजस्थान, फिर ये मैदानी भाग जिसे ऊपरी मध्य निचली गंगा में डिवाइड किया है। इसी तरह से पूरे भाग को 7 मुख्य प्रदेशों में बांटा। उत्तर पूर्वी प्रदेश नंबर 2, ये नंबर लिखे हुए आप इस चार्ट को देखते हुए इस मैप को समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको जूम करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये इस चार्ट में लिखा है इंडेक्स में नंबर 1 उत्तर पूर्वी प्रदेश, आप यहाँ देखेंगे ये उत्तर पूर्वी प्रदेश। ये नंबर 2 सेकेंड आप यहाँ देखेंगे पूर्वी प्रदेश। नंबर 3 उत्तर मध्यवर्ती प्रदेश, ये देखिए उत्तर मध्यवर्ती प्रदेश। इसी उत्तर मध्यवर्ती प्रदेश के दक्षिण में मध्यवर्ती भाग और 5वां भाग है उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो राजस्थान के अंतर्गत है। इसके दक्षिण में फिर चले जाएं आप पश्चिमी प्रदेश और सबसे अंत में दक्षिणी प्रदेश। तो ये 7 कैसे प्रदेश हैं? मैक्रो प्रदेश, वृहद प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया है। तो ये वर्गीकरण हमारा पी सेन गुप्ता द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। अब हम बात करेंगे इसी पी सेन गुप्ता ने भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को संसाधन प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया था, उनका भी एक वर्गीकरण हम देख लेते हैं, जिसे हिमालय, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इस तरह से 5 भागों में विभाजित किया। इसमें पांचों के संसाधनों की दृष्टि से जो भिन्नताएं हैं उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग प्रदेश बताए, जिसे पश्चिमी हिमालय प्रदेश और पूर्वी हिमालय प्रदेश, ये दोनों संसाधनों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। इनको हमने हिमालय के वृहद प्रदेश के अंतर्गत रखा था। दूसरा जो मुख्य प्रदेश था उत्तर का विशाल मैदानी भाग, जो काफ़ी उपजाऊ भाग है और यहाँ की जो उपजाऊपन है, यहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं, कृषि व्यवसाय है ना, इस सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, समतल भूमि है, साल भर जल का प्रवाह बना रहता है, ये ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिन्होंने इस प्रदेश को कृषि संसाधनों की दृष्टि से संपूर्ण धनी बना रखा है और इसी वजह से ये क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बन गए। इसी विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न पठार के साथ साथ कई तरह की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। और ये पठारी प्रदेश जिस तरह से विशाल मैदान कृषि की दृष्टि से उपजाऊपन रखता है, उसी तरीके से पठारी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से उपयुक्त दशाएं रखता है, अर्थात खनिजों की दृष्टि से ये धनी है। फिर अगला वृहद प्रदेश इन्होंने विभाजित किया प्राकृतिक प्रदेश, जिसे तटीय मैदान के नाम से जाना गया, जिसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों और बंगाल की खाड़ी के बीच के भूभाग पर स्थित है। पश्चिमी तट सकड़े हैं, पूर्वी तट चौड़ाई लिए हुए। तो जो वर्णन हमने तटीय मैदानों के अंतर्गत किया था, वो इसका सामान्य परिचय देते हैं और साथ ही यहाँ की जो फसलें हैं, जो आर्थिक क्रिया हैं, उनमें भिन्नताओं को दर्शाते हैं और अंत में भारत की जो द्वीप समूह है उनको इन्होंने शामिल किया है। तो इस तरीके से पी सेन गुप्ता ने भारत को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो आर्थिक आधार पर किया गया वर्गीकरण है, जिसके बारे में उन्होंने 7 मैक्रो प्रदेशों और 42
मध्यम आकार के प्रदेशों में बांटकर आर्थिक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों तरह के वर्गीकरण जो गुप्ता साहब ने दिए थे उनका वर्णन अभी हमने देखा और साथ ही नक्शे का भी अध्ययन किया। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। कल मैं आपको इसका असाइनमेंट भेजूंगा जिसे आप एक एक टॉपिक का प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और कोई समस्या अगर आपको लगती है तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। तो अगले टॉपिक तक हम फिर से विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।